गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज आप लोग को भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में बताऊं। यह प्रस्तावना भारतीय संविधान का शुरुआत प्रस्तावना से ही होता है और ये प्रस्तावना जो है यह संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। यह जो प्रस्तावना है जिसको उद्देशिका भी कहते हैं या इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहते हैं, यह उस आधारभूत दर्शन, राजनीतिक और धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख करता है जो हमारे संविधान का आधार स्तंभ। यानी यह प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान के मूल ढांचा के बारे में लगभग इंगित करता है और यह बताता है कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा और यह संविधान के उद्देश्यों, महत्वाकांक्षा और उसके स्वरूप को पूरी तरह से डिफाइन करता है। हम इसके प्रस्तावना को पढ़ें, इसके प्रियम्बल को पढ़ें तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले ये कहता है कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग का मतलब ये है कि जनता जो है, तो भारत की जो जनता है, जो नागरिक है, वह इस प्रस्तावना को, इस संविधान को अपने आप को अर्पित करते हैं, अपने आप को देते हैं, अपने आप को इनेक्ट करते हैं और अपने आप को उसको स्वीकार कराते हैं। यानी यह जो संविधान है यह जनता ने अपने आप को दिया है, यानी अपने आप को संचालित करने के लिए ये संविधान बनाया गया है। और इसमें क्या है, प्रस्तावना में ही इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि भारत की जनता ही इसकी प्रमुख शक्ति है, क्या प्रमुख स्रोत है, ठीक है। और ये अपने आप के लिए ही इस संविधान का निर्माण की है, अपने ऊपर शासन, अपने द्वारा अपने लिए शासन चलाने के लिए इस प्रस्तावना का या इस संविधान का निर्माण किया जा रहा है और यह बात प्रस्तावना में ही उल्लेखित कर दी गई है। चलिए देखते हैं प्रस्तावना में क्या कहा गया है। तो सबसे पहला शुरुआत होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी मैंने जो सवर्ण स्टेट के बारे में बताया था संविधान की विशेषता में, वो यहाँ भी यूज हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी यानी सोशलिस्टिक, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर और लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक गणराज्य यानी रिपब्लिक बनाने के लिए इसको, इस संविधान को लागू कर रहे हैं। यानी क्या है, जो मैंने संविधान की विशेषता में बताया था कि हमारे संविधान की विशेषता क्या है उसमें के सारे तत्व, जो सारे सारगर्भित तत्व हैं, जैसे कि प्रभुत्व संपन्न राज्य होना, समाजवादी राज्य होना, राज्य का धर्मनिरपेक्ष होना, राज्य का लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य होना, ये सारे विशेषताओं को प्रस्तावना में दिया गया है। मतलब क्या है कि संविधान के मूल नेचर को यहाँ दर्शाया गया है और यह बताया गया कि हमारे संविधान का जो नेचर है वो ऐसे ऐसे राज्य के होने, फिर उसके, और यह भारत के लोगों ने इसको स्वीकार किया कि हम भारत के लोग, यानी यह जो संविधान है वो संविधान की मुख्य शक्ति और स्रोत क्या है, भारत के लोग हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और उन्होंने इस संविधान को अपने को अर्पित किया है, अपने को अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है, या आत्मर्पित किया, मतलब अडॉप्ट किया है, इनेक्ट किया है और गिव टू आवर सेल्फ्स करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप को दिया है, ठीक है। और उन्होंने जो हमारे संविधान है जिसके थ्रू हमारे देश का शासन चलेगा, हमने क्या बताया कि संविधान क्या है, ये एक सैद्धांतिक दस्तावेज है जिससे हमारे देश का शासन चलता है और ये सारी चीज़ों का मेंशन हमारे प्रस्तावना में देखने को मिलता है। फिर हम क्या देखते हैं कि यही प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल जो है वह हमारे जो संविधान का आधार स्तंभ है, यानी दर्शन है, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक और नैतिक मूल्य जो है उसके बारे में वर्णन करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि इसको सबसे पहले संविधान सभा में, जब संविधान निर्माण हो रहा था, 13 नवंबर 1946 को नेहरू जी ने इसे संविधान सभा में रखा था और 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्तावना पास हो गई। यानी क्या देखते हैं कि यह प्रस्तावना, जैसे बाकी सारे अनुच्छेद, बाकी सारे प्रोविज़न जो संविधान में पास हुए हैं, जिस प्रक्रिया के थ्रू पास हुए हैं, उसी प्रक्रिया के थ्रू यह प्रस्तावना भी पास हुआ है। हम आगे इसी क्लास में ये वर्णन करेंगे या बताएंगे कि कैसे संविधान में प्रस्तावना को शुरुआती फेज में अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती 1970 तक के दशक तक देखते हैं तो इसको संविधान का मूल पाठ नहीं माना, लेकिन एक 1972 में केशवानंद भारती
केस का फैसला आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि यह मूल संविधान का पार्ट है, और इसमें यह भी वर्णन किया कि चूंकि जिस प्रक्रिया से सारे संविधान के प्रोविजन या अनुच्छेद संविधान सभा द्वारा पास किए गए, उसी प्रक्रिया से इसको भी पास किया गया है, यानी यह भी जनमत के संग्रहण या जनमत निर्णय से पास किया गया है, इसलिए यह भी संविधान का मूल पार्ट है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये प्रस्तावना जो है बेसिकली हमारे संविधान के मूल ढांचे को प्रदर्शित करने का काम करता है। अब हम क्या देखते हैं, यह संविधान के स्रोत के बारे में हमने बता दिया कि यह संविधान का जो स्रोत है वो बेसिकली जनता में है, जिसमें हम यह टर्म देखते हैं हम भारत के लोग। तो यह संविधान का जो प्राधिकार का स्रोत, जो इसकी अथॉरिटी का सोर्स है, वो है हम भारत। फिर जो राज्य का स्वरूप है जिसके बारे में मैंने बताया, वो यह बताया कि यह किस तरह के राज्य की चर्चा करता है, प्रभुत्व संपन्न राज्य जिसकी विशेषता और जिसमें क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है वो मैंने संविधान के विशेषता वाले क्लास में बता दिया था। फिर मैंने बताया था समाजवाद, तो मैंने ये भी बताया था कि भारतीय समाजवाद साम्यवादी समाजवाद से अलग है, इसमें आय की असमानता को कम, समाजवाद भारतीय समाजवाद या सोशलिस्ट स्टेट ये क्या करता है, आय की असमानता को कम करने की बात करता है। फिर जीवन स्तर की असमानता को कम करने की करता है, दो स्तर पे बात करता है, आय की असमानता को कम करने की बात करता है। दूसरा, जीवन स्तर की असमानता को कम करने की बात करता है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि बेसिकली यह आर्थिक जो असमानता है, जो एक जीवन को जीने के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता है, वो दोनों की बात करता है कि ये दोनों उपलब्ध कराया जा सके समाज के या देश के प्रत्येक नागरिक को। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आर्थिक समाजवाद की बात करता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि आर्थिक रूप से समाज के हर एक तबके को जीवन यापन करने, एक अच्छा जीवन जीने के लिए वो सारे संसाधन उपलब्ध कराया जाए जो जरूरी है। ठीक है, फिर हम दूसरा क्या देखते हैं, जो इसकी मूल विशेषता है वो है पंथ निरपेक्ष। हालांकि मैं इसको बहुत सारी चीज़ों को संविधान की विशेषता बताते समय भी बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्योंकि प्रस्तावना में बता रहा हूँ और यह इम्पोर्टेंट है, इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार यह बार बार यूज भी होता है। सेकुलरिज्म यह पंथ निरपेक्षता भी हमारे प्रस्तावना में उल्लेखित है कि बताता है कि राज्य का स्वरूप क्या होगा। तो पहला हमने देखा कि यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा, दूसरा हमने देखा यह समाजवादी राष्ट्र होगा, तीसरा हम देख रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में हम क्या देखते हैं कि राज्य और धर्म का अलगाव, राज्य और धर्म का अलगाव होगा, मतलब अलगाव होगा, मतलब क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा हम क्या देखते हैं कि राज्य का अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तीसरा, धर्म नहीं, और तीसरा क्या होगा, तीसरा ये होगा कि सारे धर्म के लोगों को समान धार्मिक स्वतंत्रता होगी, समान धार्मिक स्वतंत्रता होगी, समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता होगी। तो हम क्या देखते हैं कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप या प्रशासन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और तीसरा, सारे धर्म को समान अधिकार, अपने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए समान अधिकार दिए जाएंगे, मतलब वो स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक आचार विचार उपासना की स्वतंत्रता उनको मिली हुई है और उसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, रोकने के कुछ तरीके हो सकते हैं जो युक्त है, जैसे सदाचार को बनाए रखने के लिए, सामूहिक स्तर पर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। जैसे अभी कोरोना, मैंने पहले भी बताया कि कोरोना के टाइम में क्या है
बहुत सारे धार्मिक मेले आयोजनों को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि इससे लोग स्वास्थ्य कोरोना से प्रभावित ना हो जाए दूसरे से टच में आके। तो इस तरीके के जब ज़रूरत होता है तभी इसको रोकने की कोशिश की जा जाती है। यानी नॉर्मल माहौल में, नॉर्मल कंडीशन में सबको अपने धर्म को पालन करने की, उपासना करने की, आचरण करने की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो स्टेट का नेचर है वो पंथ निरपेक्ष भी है। फिर अगला पॉइंट जो है यह लोकतांत्रिक है। मतलब क्या है, जनता जो है हमारे प्रशासन में, हमारे शासन, देश के शासन को में भूमिका निभाती है। और वो कैसे निभाती है, अपने क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सब लोग एक साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो पहले क्षेत्र वाइज मतदान कराया जाता है, फिर उनके प्रतिनिधि चुन के उनको संसद भेजा जाता है और हम जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका वगैरह का संचालन करते हैं। और इस प्रकार से हम एक पार्टिसिपेशन, अपने देश की सत्ता को चलाने में, प्रशासन को चलाने में एक पार्टिसिपेशन निभाते हैं, एक प्रतिनिधित्व निभाते हैं। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये हमारा जो शासन है हम जनता के द्वारा ही, जनता के लिए, जनता के फेवर में चलाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के नेचर को भी जान पाते हैं। फिर क्या है, गणराज्य। गणराज्य यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक में हम क्या देखते हैं, ये हमारा जो प्रमुख है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वो भी इलेक्ट किए जाते हैं। मतलब क्या है, वो अनुवांशिक तरीके से या वंशानुगत तरीके से वो सत्ता एक दूसरे को नहीं दी जाती है राष्ट्र प्रमुख की, बल्कि उनको भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि देश की जितनी भी जनसंख्या है सबको बिना किसी भेदभाव के अपने पद की प्रतिष्ठा, पद ग्रहण करने की पूरी आज़ादी है, अगर वो उस हिसाब से एलिजिबल है, योग्यता रखता है। यानी किसी को के लिए वो पद सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम देखते हैं कि गणराज्य में वंशानुगत अधिकार की मनाही है। हमारा राष्ट्र का अध्यक्ष तक भी इलेक्ट होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। तो ये गणतंत्र की विशेषताएं हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि संविधान का जो उद्देश्य है वो क्या क्या है। आइए हम बारी बारी से देखते हैं संविधान के उद्देश्य को, यानी एम ऑफ, प्रस्तावना के उद्देश्य को हम देखते हैं। यानी एम क्या क्या है हमारे संविधान का, प्रस्तावना का, ये हम बारी बारी से देखते हैं। तो हम पहला देखते हैं कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय मुक्त व्यवस्था देना ही हमारा एक उद्देश्य है। प्रस्तावना में इस चीज़ को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलनी चाहिए। तो इसमें खास बात क्या है कि उद्देश्य क्या, हमें कल्याणकारी राज्य के लिए यानी वेलफेयर स्टेट के लिए हमें राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस और साथ ही साथ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा स्वतंत्र लाइफ जी सकें। और हम यह जानते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए इस तीनों तरह की सामाजिक माने सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा जुडिशियल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कैसे इन तीनों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए प्रत्येक नागरिक के लिए, ताकि उनका एक सार्वभौम या यूनिवर्सल डेवलपमेंट हो सके, वो अच्छे माहौल में अपने स्वतंत्र निर्णय ले सके और पूरी तरह से उनका विकास सुनिश्चित हो सके। ठीक है, और किसी भी, अब इसमें हम बार बार क्या देखते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होता है कि हमको सार्वभौम मत का अधिकार मिला हुआ है। सार्वभौम मत का अधिकार से क्या मतलब है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से ये मतलब है कि 18 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, संसद ये कार्य या लोकतांत्रिक प्रणाली में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। तो ये अधिकार प्रत्येक जनता को दिया है, यानी ये इनके लिए एक जस्टिस है, एक न्याय है। फिर हम क्या देखते हैं, सामाजिक और आर्थिक जस्टिस की जब बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे
ऐसे नागरिकों में पिछड़े वर्ग हैं को आरक्षण मिला हुआ है। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 18 में ये देखते हैं कि उपाधियों का अंत किया गया है। फिर हम ये भी देखते हैं कि 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत किया गया है, उसका उन्मूलन की बात की गई है। तो इस तरीके से हम सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं कि सबको। आर्टिकल 14 देखें, 14, 15, 16 ये क्या है? ये सब समानता की बात करते हैं कि नागरिकों के बीच समान व्यवहार किया जाएगा, सबको समान रूप से माना जाएगा। लेकिन इसी में आर्टिकल 15 और 16 में कुछ पिछड़े वर्ग को आरक्षण भी दिया गया है। और ये आरक्षण इस बेस पे दिया गया है ताकि वो कुछ इस आरक्षण को सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक सकारात्मक विभेदीकरण भी कहते हैं। और ये सामाजिक सकारात्मक विभेदीकरण इसलिए अपनाया गया है क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग भी मुख्य धारा में आ सके और डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में अपनी मुख्य भूमिका निभा सके। तो उनको जो ये आरक्षण मिला है वो सकारात्मक विभेदीकरण के को ध्यान में रख के मिला है ताकि उनको एक ज़्यादा बेहतर मौके दिए जा सके, ताकि वो पिछड़ी धारा से मुख्य धारा में आ सके और समान विकास, समान रूप से विकास कर सके। तो इस तरीके से किया गया है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14, 15 और 16 जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जाति, धर्म, लिंग, स्थान या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आर्टिकल 16 के तहत मना किया गया है। फिर आर्टिकल 17 में हम देखते हैं कि अस्पृश्यता को उन्मूलन किया गया है, मतलब एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। समाज के एक खास तबके के खिलाफ अगर अस्पृश्यता दिखाई जाती है किसी भी तबके के, उसके लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं कि सारे नागरिक समान हैं, उनको सामाजिक समान न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए इस तरह के आर्टिकल का प्रोविज़न हमारे मौलिक अधिकारों में दिया गया है। ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस हमने देख ही लिया कि सार्वभौम मत का अधिकार मिला हुआ है, मत का अधिकार मिला हुआ है। हमने ये भी देख लिया कि सोशल जस्टिस किस तरह से आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में, यहाँ तक कि 18 में भी जो उपाधियों की मनाही है कि किसी को भी विशेष उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। केवल सेना और शैक्षणिक क्षेत्र के जो लोग हैं, यानी एजुकेशन फील्ड के लोग हैं और सेना के लोग हैं, उन्हीं को उपाधि दी जा सकती, इसके अलावा किसी को भी नहीं दी जा सकती। केवल सेना और सैनिक वर्ग को ही इसमें अपवाद स्वरूप रखा गया है, बाकी सारे लोगों को उपाधियों की निषेध है। यानी सबको समान रूप से समानता के अधिकार को लागू, सोशल जस्टिस को लागू करने की बात के थ्रू की गई है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि कैसे कैसे इसको स्थापित, सोशल जस्टिस को, इकोनॉमिक जस्टिस को, पॉलिटिकल जस्टिस को स्थापित करने की बात की गई है। फिर इकोनॉमिक जस्टिस को जब हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि डीपीएसपी के थ्रू, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के थ्रू आर्टिकल 39 को देखें, उसमें भी आर्थिक समानता की बात की गई है, समान काम के लिए समान वेतन की बात की गई है। तो इस तरीके से क्या है, एक सामाजिक सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। यानी हमारा जो प्रस्तावना है पूरे संविधान के मूल तत्वों, यानी मूल ढांचा जो है उसका वर्णन करता है। हमारा प्रियम्बल जो है उसका वर्णन, इसका वर्णन करता है, जिसमें हम सोशल जस्टिस की बात भी देखते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं और पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात करते हैं, जो प्रत्येक नागरिक को सुनिश्चित कराया जाना जरूरी है ताकि वो एक बेहतर माहौल में अपना जीवन यापन कर सके और देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सके, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट, बाकी विभागों में भी स्वतंत्र रूप से पार्टिसिपेट कर सके, अपना योगदान दे सके। फिर अगला जो प्रियम्बल में जो बात की गई है वो की गई है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना के स्वतंत्र। इसकी बात की गई है विश्वास, इसकी बात की गई है विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, उपासना और धर्म के स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता की बात
की गई है, यानी ये उद्देश्यों को भी प्रस्तावना में शामिल किया गया है जो संविधान के मूल उद्देश्यों में से है। और इसमें यह कहा गया है कि ये एक फ्री सोसाइटी में ये सारी चीज़ें अनिवार्य होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें फ्री सोसाइटी में अनिवार्य है तो ये बेहतर समाज, बेहतर सोसाइटी, एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण करती है। यानी यह फ्री सोसाइटी में ये सारी चीज़ें अनिवार्य है एक व्यक्ति के बेहतर डेवलपमेंट के लिए, एक बेहतर उत्थान के लिए। तो इस तरह की चीज़ों का भी बात की गई है। और ये कहा गया कि इस तरह की अगर स्वतंत्रता मिलती है तो किसी व्यक्ति का बौद्धिक, मानसिक या आध्यात्मिक पक्षों का पूर्ण रूप से विकास होना संभव हो जाएगा। और भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें हम देखते हैं कि हम अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। खासतौर से 19(1)A में देखते हैं तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, इसमें शामिल किया गया है। मतलब क्या है कि हमें अपने संविधान के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसके साथ साथ संगठन बनाने की, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने की, अपने जीविकोपार्जन शुरू करने की भी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में देख सकते हैं कि कैसे कैसे दी गई है। जब हम मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में बताएंगे तो हम इसको डिटेल में बताएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि इसी से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता और अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई उद्यम या व्यवसाय स्थापित करने की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत दी गई है। यानी 6 तरह की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का बात इसमें किया गया। फिर आर्टिकल, अगर हम आर्टिकल 25 से 28 को देखें, आर्टिकल 25 से 28 को देखें, हम क्या देखते हैं कि इसमें बहुत सारे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें उपासना की स्वतंत्रता, अपने धर्म के लिए फंडिंग की स्वतंत्रता, अपने उससे जुड़े हुए और भी बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ताकि कोई भी धर्म का आदमी स्वतंत्र रूप से अपना बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर सके। इसलिए आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और यह धार्मिक स्वतंत्रता आपको फंडामेंटल राइट में दी गई है। अगर इसका अधिकार का हनन होता है तब सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों का, अगर लगता है कि उचित है, तो आपके अधिकारों का रक्षा करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेट के खिलाफ इस तरह के अधिकार मिले हैं, जिस अधिकारों की रक्षा सीधे सुप्रीम कोर्ट आपके लिए। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि प्रस्तावना में ये सारे जो मूल तत्व दिखाए गए हैं ये कितने इम्पोर्टेंट है एक, और ये हमारे संविधान के मूल ढांचा के बारे में बता रहे हैं। और यह प्रस्तावना जो है ये सारे मूल संविधान के मूल विशेषताओं का उल्लेख किस प्रकार कर रहा है ये देख सकते हैं। और ये इस सबका स्रोत क्या है? हम जनता, हम भारत के लोग। तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें प्रस्तावना में उल्लेखित है। अब अगला पॉइंट क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगला पॉइंट है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। क्या है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता में हम क्या देखते हैं? सबसे हम ये देखते हैं कि समानता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं, मतलब सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त होगा, सबको समान, सबको एक ही तरह के अधिकार प्राप्त होंगे, कोई यहाँ विशेषाधिकार प्राप्त किया हुआ वर्ग नहीं होगा। यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि सबको, किसी के साथ किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, किसी को विशेषाधिकार नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबको समान अवसर एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। समान अवसर एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, यानी ये इसके मूल बात हैं, जो क्या है? एक नागरिक के
के लिए एक विशेष और ख़ास माहौल तैयार करने के लिए, जिसमें उसका बेहतर डेवलपमेंट हो सके, के साथ भेदभाव ना हो, किसी खास वर्ग को विशेष अधिकार ना मिल जाए ताकि बाकी लोगों के साथ गैर बराबरी होने लगे। तो इस तरह के अधिकार, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का जो बात है वो हमारे संविधान में की गई है। ठीक है, जब तक प्रतिष्ठा और अवसर की समानता नहीं होती है तब तक स्वतंत्रता का सही से प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस तरह के भेदभाव और विशेषाधिकार से जुड़े हुए वर्गों के साथ रहेंगे तो हम कभी भी पूरी तरह से अपने फ्रीडम का प्रयोग अपने डेवलपमेंट के, अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट में नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है एक बेहतर समाज, बेहतर देश के निर्माण। तो ये हमारे शासन जो उद्देशिका है, जो संविधान का मेन पार्ट है, ये हमारे पूरे संविधान के मूल चरित्र के बारे में, के उद्देश्य के बारे में, आकांक्षा के बारे में, सामाजिक और अन्य मूल्यों के बारे में बताती है। इसके बारे में ये है कि अगर बेहतर प्रतिष्ठा और समान अवसर नहीं मिलता है, अवसर की समानता नहीं प्राप्त होती, स्वतंत्रता का बेहतर उपयोग, ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे, यानी आर्टिकल 16 में इन तीनों आधार पे भेदभाव को रहित किया गया है, मनाही की गई है और इसको मना करते हुए सबको समान अवसर देने की बात कही गई। हाँ, ये है कि इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। इसको अगर इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के स्थान पे किसी तरह का इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको इलीगल ठहराया जा सकता है। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को तो या इस तरह के विभेद को की मनाही है। ठीक है, और यह जो है इस तरह के चीज़ों को मना करता है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि कुछ, ठीक है, इसमें भी कुछ अनुसूचित जातियाँ है, जनजातियाँ है या पिछड़े वर्ग है, उनको कुछ आरक्षण दिया गया है, कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन उनको ये विशेष प्रावधान सकारात्मक विभेदीकरण यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत दिया गया है, ताकि वो पिछड़े हुए, जैसे इनके नाम से पता चलता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। उनका अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग क्षेत्र में पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात की गई, जो कि एक औसत पार्टिसिपेशन से काफ़ी कम है। इस तरीके से संविधान ने, संसद ने इस तरह के प्रावधान करके संविधान के जो मूल तत्व है समानता की, उसको और मजबूत ही बनाने की। तो हम ये देख पाते हैं कि अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात भी हमारे प्रस्तावना में की जा रही है और इसको देख पाते हैं। फिर हम अगला जो ये बात है वो ये देखते हैं कि संविधान, ये उद्देश्य से या प्रस्तावना से जुड़े हुए जो विवाद हैं वो विवाद क्या है। तो हम देखते हैं कि कुछ केसेस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले में प्रस्तावना से जुड़े हुए क्या क्या बातें की गई। तो हम खास तौर से देखते हैं कि एक 1960 में वेरुवादी फैसला आया। वेरुवादी यूनियन का एक वेरुवारीवाद 1960 में एक फैसला आया जिसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, और इसको संविधान का अंग मानने से मना कर दिया गया। फिर ये भी कहा गया कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये संविधान का अंग नहीं है। लेकिन फिर एक और फैसला आया, केशवानंद भारती बाद 1972 में। उसमें कहा गया कि यह संविधान का अंग है भी और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। यह संविधान इसमें नहीं है, क्या कहा गया था कि संविधान का अंग नहीं है। इसमें क्या कहा गया कि संविधान का अंग है भी और संशोधन भी यानी अमेंडमेंट भी इसमें हो सकता है। संशोधन भी हो सकता है, अमेंडमेंट भी हो सकता है। और इसी केशवानंद भारती के वाद से मूल ढांचे का भी कंसेप्ट आया, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का भी कंसेप्ट आया कि यह संविधान का मूल ढांचा है और उस मूल ढांचे के साथ
छेड़छाड़ नहीं किया जाता। हाँ, उसमें कुछ सकारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं, नकारात्मक बदलाव नहीं किए जा सकते। और इसी सकारात्मक बदलाव के तहत संविधान के प्रस्तावना में क्या समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष आर्टिकल 42 अमेंडमेंट के द्वारा इसमें जोड़ा गया, यानी इसको और विस्तृत वर्णन। हालांकि ये संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में इसके द्वारा ये दिखता है कि हाँ, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद दोनों तत्व संविधान में लिए गए हैं, लेकिन इसको और भी स्पष्ट रूप से भारतीय प्रस्तावना में शामिल करके, इसके मूल ढांचे में शामिल करके और भी स्पष्ट ढंग से इसको प्रदर्शित कर दिया गया कि हमारा जो संविधान का स्वरूप है, जो प्रकृति है, वो समाजवादी भी है और धर्म निरपेक्ष भी। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जहां 1970 से पहले तक प्रस्तावना को संविधान का मूल पार्ट नहीं माना जा रहा था, का मुख्य अंग नहीं माना जा रहा था, उसको 1972 के केशवानंद भारतीवाद में यह देखने को मिलता है कि नहीं, ये संविधान का मूल अंग भी है। क्यों? क्योंकि इसको भी उसी तरीके से संविधान सभा द्वारा पास कराया गया है जिस तरीके से और भी अनुच्छेद या प्रोविजंस को पास कराया। तो इसके द्वारा ये दिखाया गया कि हाँ, ये संविधान का अंग भी है और यह में संशोधन या अमेंडमेंट भी संभव है, और यह मूल ढांचे को भी प्रदर्शित करता है, और मूल ढांचे में नकारात्मक रूप से नहीं बल्कि सकारात्मक रूप से बदलाव किए जा सकते हैं। और वो बदलाव ऐसे समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष में बदलाव आर्टिकल 42 द्वारा करके ये देखा जा चुका है कि इसमें किस तरह के बदलाव किए गए हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इसमें अलग अलग तरीके से इसको शामिल किया गया है और पूरे प्रस्तावना, पूरे संविधान को बेहतर ढंग से दिखाता है और इसके संविधान के बारे में एक ढांचा प्रस्तुत करता है जिसमें ये देखने को हम, ठीक है। तो उस प्रकार से हम यह देख पाते हैं कि हमारा प्रस्तावना कितना महत्वपूर्ण है और यह कैसे हमारे पूरे संविधान की व्याख्या किस रूप से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आज हमने प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को पढ़ा। अब अगली क्लास में अगला टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगले वीडियो लाएंगे तो फिर आपको। थैंक यू सो मच।